नमस्कार, लोकतंत्र 2017 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर चर्चा पूरी। अखिलेश यादव आज करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान। आरएलडी से बातचीत जारी। यूपी की सरधना सीट से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर। प्रचार के दौरान विवादित वीडियो दिखाने का आरोप। संगीत सोम का आरोपों से इनकार। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब चुनाव में बहुमत से जीत का दावा। प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। गोवा और पंजाब में नामांकन पत्रों की जांच शुरू। दोनों राज्यों में 4 फरवरी को चुनाव। चुनावी राज्यों में 85,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती को गृह मंत्रालय की मंजूरी। और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की खबरों से। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को लेकर अभी स्थिति साफ होती नहीं दिख रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तो गठबंधन तय दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन के लिए अन्य दलों के साथ तालमेल पर बातचीत जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय है और सीट बंटवारे पर भी तकरीबन सहमति बन गई है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को लेकर तस्वीर साफ नहीं। दिल्ली में कांग्रेस और आरएलडी नेताओं के बीच कल भी सीट बंटवारे पर बातचीत हुई, मगर अजीत सिंह की आरएलडी जितनी सीटें मांग रही है उतने पर ना तो कांग्रेस राजी है और ना समाजवादी पार्टी है। उसमें चर्चा होती है, अलग अलग लीडरों से चर्चा होती है, कंसल्टेशन होती है, लोगों से, स्टेट के लीडरों से कंसल्टेशन होती है। ये चलेगी 1-2 दिन अभी। उत्तर प्रदेश में अलायंस होगा बिटवीन कांग्रेस एंड एसपी। और कितने सीटों पर ये अभी नहीं, अभी चर्चा है। दूसरी तरफ कई नेताओं के दल बदल को लेकर अटकलें जारी रहीं। समाजवादी पार्टी छोड़ गए भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित पार्टी में वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी से नाराज बताए जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनकी अध्यक्ष से भी हमने कहा था कि ये आपके खानदान का बड़ा नुकसान है, आप उन्हें वापस लें। दोनों ने बात नहीं मानी और दोनों का नुकसान। राजनीति में किसी को कमजोर समझ लेना ये सियासत की गलती है। इतनी बड़ी जगह तक लीडर अपोजिशन तक वही लोग पहुंचते हैं जिनका जनाधार। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर आज स्थिति साफ हो सकती है। बुधवार को समाजवादी पार्टी में इसे लेकर बैठकें होती रहीं। साथ ही मुलायम सिंह यादव के सुझाए गए उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन हो रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की ओर से बर्खास्त पार्टी पदाधिकारियों को तुरंत बहाल करने के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानंद, अखिलेश यादव आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी करेंगे, साथ ही उनके यहाँ विधायकों और मंत्रियों की बैठक चल रही है, इसे लेकर क्या अपडेट है? जी हाँ, देखिए, हम लोग इस वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने कल दिन भर बैठकें ली, आज भी यही दौर चल रहा है। यहाँ पर कई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और अंदर भी उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं। मंथन इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस के साथ किस तरह से सीट शेयरिंग है उसको अंजाम दिया जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये साफ हो गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है। कोशिश महागठबंधन की है, आरएलडी को लेकर भी है कि आरएलडी जो है किस तरह से इस गठबंधन में आ सकता है। लेकिन बहुत हद तक ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी अब नहीं चाहती कि आरएलडी इस महागठबंधन का हिस्सा बने, जबकि कांग्रेस चाहती है इसके लिए। तो उसी पर बातचीत चल रही है। हो सकता है कुछ ही देर बाद जब ये फाइनल हो जाए, कांग्रेस के कई नेता यहां पर पहुंचने ही वाले हैं लखनऊ, तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो आज ही उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के लिए जो उम्मीदवारों की सूची है वो महागठबंधन की, उसका ऐलान किया जा सकता है। तो कुछ देर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहले चरण के लिए जो नामांकन का
जो समय है वो 17 तारीख से शुरू हो चुका है और 24 तक ही है। तो इसका मतलब हमारे पास उनके पास सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है। तो सबसे जरूरी यही होगा कि जल्दी जल्दी कैंडिडेट्स को फाइनल करें और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस की घोषणा आज यहाँ होने वाली है। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आरएलडी को लेकर कहां तक बातचीत आगे बढ़ पाती है। पंचानन, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आज घोषणा पत्र को लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है? जी हाँ, देखिए कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है अगर पहले और दूसरे फेज के लिए आ जाती है तो उसके साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हमको देखने को मिल सकता है। घोषणा पत्र में जिस तरह के अखिलेश यादव सरकार ने पिछली बार वादे किए थे, हो सकता है उससे कुछ और चुनाव को देखते हुए कई वादे हमको देखने को मिले, तो आज उसका इंतजार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इधर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बाकी बचे उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश से पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कल बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रभारी ओम माथुर के अलावा दूसरे नेताओं के साथ उन्होंने उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। बीजेपी ने अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए जारी पहली सूची में 149 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सोमवार को जारी की गई इस सूची में 56 ओबीसी उम्मीदवारों के नाम थे। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ मेरठ में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। संगीत सोम मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। उन पर प्रचार के दौरान विवादित वीडियो दिखाने का आरोप है। पुलिस ने विवादित वीडियो सीडी की कॉपी और प्रचार में इस्तेमाल की जा रही गाड़ी जब्त कर ली है। जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने एसडीएम सरधना से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उधर संगीत सोम ने कहा कि सीडी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और इस तरह की सामग्री पहले ही समाचार चैनलों में चल चुकी है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में लिखित शिकायत की है। कांग्रेस ने आचार संहिता के बार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीजेपी का चुनाव चिन्ह रद्द करने की मांग की है। चुनाव आयोग को कल सौंपी लिखित शिकायत के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र में रामायण दर्शनम प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था। इसमें अयोध्या और राम राज्य जैसे धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल और उनसे अपनी नीतियों की तुलना कर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी भी मंगलवार को चुनाव आयोग से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग कर चुकी है। बीजेपी ने 11 जनवरी को कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी पर धार्मिक प्रतीकों से पार्टी के चुनाव चिन्ह को जोड़ने का आरोप लगाया है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर रायशुमारी की तरह होंगे। पार्टी ने कहा कि नोटबंदी से आम लोगों को तकलीफ हुई है और उनमें गुस्सा है, जिन्हें इसकी वजह से परेशानियों से जूझना पड़ा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें ये पूरा यकीन है कि 5 राज्यों में होने वाले मतदान में लोगों की ये तकलीफ और गुस्सा नजर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आक्रोश, वो गुस्सा यूपी के इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में, उत्तराखंड के इलेक्शन में, गोवा के इलेक्शन में और मणिपुर पंजाब के इलेक्शन में दिखाई देना चाहिए जनता की तरफ से। अब ये उस जनता को पर निर्भर है कि वोट के दिन, वोटिंग के दिन वो अपना आक्रोश दिखाएं। और अब बात पंजाब की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार कैप्टन अमरिंदर के साथ एक मंच पर दिखे। अमृतसर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू अपने ही अंदाज में जवाब देते दिखे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही ये कहा कि सिद्धू को वो तब से जानते हैं जब वो बहुत छोटे थे। उन्होंने कहा कि सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे और लंबी में भी वो पार्टी का प्रचार करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲੇ 3-4 ਦਿਨ में विड्रॉल वास्ते इस विड्रॉल कर जाएंगे। मैं जवाब दे रहा ना, हाथी चले विच बाजार, आवाजां आण 1000। और पंजाब में आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए कुल 1000
941 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। नामांकन के आखिरी दिन कल कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और भगवंत मान समेत कई दिग्गजों समेत कुल 1040 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। 4 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। नामांकन भरने के आखिरी दिन लंबी सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इसके साथ ही इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। यहां से पहले ही मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह यहां के अलावा पटियाला शहर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो लंबी में प्रकाश सिंह बादल को हराने आए हैं। आसान मुकाबला है, हम तो इसको हराएंगे अच्छी तरह, तो यही है। तो हमने नॉमिनेशन अभी फाइल किया है और अब बस लड़ाई में पड़ेंगे और बादल को हराएंगे यहाँ से। दूसरी तरफ जलालाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी पर्चा भर दिया। इस सीट पर वो उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ खड़े हैं। भगवंत मान ने दावा किया कि वो यहाँ से आसान जीत दर्ज करेंगे और पंजाब में बेहतरी लाएंगे। मुकाबला हमारा गुंडागर्दी के साथ है, मुकाबला हमारा माफिया राज से है, मुकाबला हमारा करप्शन से है, मुकाबला बेरोजगारी से है, मुकाबला आत्महत्या किसान जो कर रहे हैं वो रोकनी है। तो मैं तो सभी को गुड लक बोलूंगा। तो वहीं ताजा कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आखिरी दिन अमृतसर पूर्वी सीट से नामांकन भरा। इसके बाद सिद्धू ने दावा किया कि वो पंजाब की बेहतरी के लिए मैदान में उतरे हैं। ये धर्म की लड़ाई है, भूखों के लिए रोटी की लड़ाई है, रोते हुओं के हंसने की लड़ाई है, उजड़े हुओं को बसने की लड़ाई है और पंजाब की राह के बाधा को, हर पत्थर को हटाने की लड़ाई है। ये कोई निजी लड़ाई नहीं। पंजाब में मंगलवार तक 884 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। अकेले मंगलवार को ही 573 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार पंजाब में रिकॉर्ड उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और शिकायतों के निपटारे के लिए कई स्तरों पर कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही ड्रग्स और नकदी पर बड़े पैमाने पर छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ इस पर 3 तरह से कंप्लेन हम मॉनिटर कर रहे हैं। एक तो ऑल जो पेपर में कागज में आते हैं उसमें करीब आप समझ लो चिट्ठियाँ हैं, मेल हैं, कोई आके दे गया, कमीशन को दे गया, वहाँ से आती है 1000 की कंप्लेंट ऐसी आई है। उसके बाद दूसरी जो कंप्लेंट है वो जो हमारे एक समाधान सॉफ्टवेयर है उस पर आता है, एक कॉल सेंटर पर आता है। डिटेक्शन में एटलीस्ट आई नो 3 केसेस। एक डिटेक्शन हुआ है, बठिंडा में हुआ है, एक बरनाला में हुआ है, कपूरथला में हुआ है, एंड देयर विल बी मेनी मोर केसेस और डिटरेंस हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग्स को का सप्लाई लाइन को कंट्रोल करने में they are, I suppose they are playing important role. बाकी we'll get more feedback from you. और विशाल दहिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, कांग्रेस में शामिल होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू आज कैप्टन अमरिंदर के साथ पहली बार दिखे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या खास बात रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर एक यूनाइटेड फ्रंट यानी कि एक दोनों साथ हैं और दोनों में कोई मनमुटाव की भावना नहीं है, ये दर्शाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिद्धू के अलावा बाकी जो अमृतसर लोकसभा सीट या अमृतसर जो जिला है वहां से जो कांग्रेस के बाकी प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद थे और कैप्टन ने सीधे तौर पर एक संदेश भेजने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो बहुत खुश हैं नवजोत सिंह सिद्धू के आने से। और नवजोत सिद्धू ने भी एक बार फिर से अपनी कमिटमेंट दोहराई पार्टी के प्रति और अमृतसर के लोगों के प्रति। तो निश्चित रूप से कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, अभी लगभग 12 से 15 दिन का समय बचा है और 4 फरवरी को चुनाव होने। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी जरूर चाहेगी कि एक संदेश जनता में जाए कि उनके जो आला नेता हैं उनके बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल दहिया इस बातचीत के लिए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस।
घटम पर उंगलियों और हथेली की थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। और अब बात गोवा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। गोवा में आज नामांकन पत्रों की जांच चल रही है। बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का काम पूरा हो गया। गोवा में कुल 405 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा भरा। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार अग्नल फर्नांडीज, रामकृष्ण जालमी ने भी अपने पर्चे दाखिल किए। गोवा में कांग्रेस ने 40 सीटों में से 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी 4 सीट पर उसने गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ तालमेल किया है। उम्मीदवार 21 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 4 फरवरी को मतदान होना है, जिसके बाद 11 मार्च को मतगणना होगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दोपहर 1 बजे तक चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। गोवा में केजरीवाल के घूसखोरी को बढ़ावा दिए जाने वाले कथित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने ये नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा कि पहली नजर में उसे लगता है कि बीते 8 जनवरी को गोवा में इस तरह का बयान देकर केजरीवाल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। नोटिस में ये कहा गया है कि अगर केजरीवाल आज दोपहर तक जवाब देने में नाकाम रहते हैं तो आयोग खुद से इस बारे में फैसला करेगा। और हमारे साथ रविंद्र सिंह शोराण हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रविंद्र, आज अरविंद केजरीवाल को लेकर भी चुनाव आयोग ने जो नोटिस दिया था उसका जवाब देना है, इसको लेकर क्या अपडेट है? और अगर चुनावी फिजा की बात करें तो गोवा में फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी देखिए, जहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सवाल है, उनको आज 1 बजे तक अपने जवाब फाइल करना है। उन पर जिस तरह के चार्जेस लगे हैं जी, उसमें कहा गया है कि उन्होंने घूसखोरी को बढ़ाने की कोशिश की है। लोगों को वोट के बदले में नोट जो है वो लिया जाए और किसी भी पार्टी से लिया जाए और आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। इस तरह के जो बयान था उसको बड़े गंभीरता से लिया है चुनाव आयोग ने। और उसके बाद अगर उससे सेटिस्फाई नहीं होता है तो चुनाव आयोग के पास इस तरह के अख्तियार हैं कि वो उनका प्रचार भी बंद कर सकता है या दूसरे भी उनके पास काफ़ी अधिकार हैं। लेकिन अगर आज जवाब देने के बाद स्थिति साफ होगी कि चुनाव आयोग उस पर कोई फैसला लेता है कि नहीं। जहाँ तक माहौल का सवाल है तो गोवा क्योंकि एक छोटा प्रदेश है और कल आखिरी दिन था यहाँ पर मतदान अपना नामांकन पत्र भरने का, उसके बाद से यहाँ माहौल अब थोड़ा सा गरमाया हुआ देखा जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद अलायंसेज यहाँ पे क्लियर हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी 36 जो है विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। उसके बाद से माहौल यहाँ पर गरमाने लगा है। रैलियाँ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री की भी रैली यहाँ पर फिक्स की जा रही है। उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्षा भी यहाँ आने की उम्मीद है। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट की भी एक रैली राहुल गांधी की भी यहाँ पर आने वाले समय में प्लान की जा रही है। खासतौर 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है, जिसमें क्या क्या यहाँ पे मुद्दे हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि जो अब प्रेजेंट इनकम्बेंट सरकार है बीजेपी की, वो पिछले 10 साल से यहाँ पर लगातार यू टर्न लेती रही है और किसी भी तरीके का उन्होंने प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का काम यहाँ पर नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। कसिनो कल्चर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो यहाँ के लोकल समस्याएं हैं उनका किसी तरीके का समाधान बीजेपी पिछले 5 साल में नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से उनको लगता है, कांग्रेस पार्टी को इस बार लग रहा है कि जनता नाराज है। और डिमोनेटाइजेशन का जो मुद्दा है उसका भी यहाँ के टूरिज्म सेक्टर पर कांग्रेस का कहना है कि काफी चुनावी माहौल जो है वो अपने चरम पर है। शुक्रिया अरविंद इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर के मौजूदा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर और नागालैंड के मुख्यमंत्री के साथ कल दिल्ली में बैठक की। गृह मंत्री ने मणिपुर में नेशनल हाईवे की नाकेबंदी और उससे लोगों को हो रही परेशानियों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह को कहा है कि अगर राज्य सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभा पाएगी तो केंद्र सरकार को संविधान के प्रावधानों के तहत दूसरे उपायों पर विचार करना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि NH2 की नाकेबंदी के चलते चुनाव अधिकारियों समेत लोगों को आने जाने में दिक्कत से विधानसभा चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को मतदान भी होना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को 85,000 अर्धसैनिक बल के जवान मुहैया करा दिए हैं।
हाल ही में गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग के लिए 850 कंपनियां मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जताई थी। केंद्रीय बलों के अलावा राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवान भी चुनाव के दौरान तैनात किए जाएंगे। मणिपुर में चुनाव सिर पर है, लेकिन नगा काउंसिल ने जो वहां नाकेबंदी की है उसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने नाकेबंदी के बाद पेट्रोल की किल्लत का जायजा लिया। यह है मणिपुर की राजधानी इम्फाल के एक पेट्रोल पंप का नज़ारा। आप देख रहे हैं इतनी लाइनें, जहां स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सारे खड़े हैं पेट्रोल लेने के लिए। हुआ यह है कि यूनाइटेड नगा काउंसिल ने यहां इकोनॉमिक ब्लॉकेड, आर्थिक नाकेबंदी लगा ली है। लेकिन उसके पहले का कहानी यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने अचानक एक ऐसी घोषणा की जिसके कारण लगा लोगों के अंदर काफ़ी क्षोभ उत्पन्न हुआ। और उनका कहना है कि ये जो 7 नए जिले स्थापित करने की मणिपुर सरकार की जो घोषणा है उस घोषणा का विरोध करते हैं। लेकिन आम जनता के बीच में इसे लेकर क्या भावनाएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कितने देर से आप क्यू में खड़े हैं, लाइन में? मैं 7 बजे से। 7 बजे से आप लाइन में खड़े हैं? हाँ। ये क्यों हो रहा है ये सर? ये मणिपुर में तेल का प्रॉब्लम है, ब्लॉकेट चल रहा है ना, इसीलिए। तो ब्लॉकेट के लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ, ये बताइए। ब्लॉकेट के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब वो तो पता ही नहीं है। मतलब ये परेशान तो बहुत हो रहा है मणिपुर का जो पब्लिक वाला को, इसको थोड़ा ठीक करने से बहुत बढ़िया होगा। तो यह स्थिति उस समय है जब चुनाव का माहौल है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मार्च में चुनाव होना है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने नाकेबंदी की है या सरकार है, वो इस बात को महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई इस तरह का समाधान निकाला जाए ताकि जनता को किल्लत नहीं हो। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के इम्फाल से अखिलेश सुमन। और इम्फाल से अखिलेश सुमन हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश, जो आर्थिक नाकेबंदी है उससे हमने देखा, आपने रिपोर्ट में दिखाया कि लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चुनावों पर इनका कैसे असर पड़ेगा? और चूंकि गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि अगर राज्य सरकार अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं उठा पाएगी तो केंद्र सरकार को दखल देना होगा। निश्चित तौर पर अमृता, इधर राज्य सरकार ने घोषणा यह की है कि 23 जनवरी को इम्फाल में वे नगाल जो यूनाइटेड नगा काउंसिल है उनके नेताओं के साथ, केंद्र सरकार के साथ और खुद राज्य सरकार, इन तीनों की बैठक को उन्होंने आयोजित की है। और उन्होंने नगा काउंसिल को एक पत्र भेजा है, निमंत्रण भेजा है। लेकिन अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि नगा काउंसिल के लोगों ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम इम्फाल में किसी भी बैठक में भाग लेने नहीं जाएंगे। मतलब 23 जनवरी को जो राज्य सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए जो त्रिपक्षीय बातचीत की पेशकश की है, उस बातचीत को यूनाइटेड नगा काउंसिल ने इनकार कर दिया है। यूनाइटेड नगा काउंसिल ने यह कहा है कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली में कोई बैठक बुलाती है या कोई सेनापति जो उनका मुख्यालय है, जहां नगा लोगों का केंद्र बिंदु है, वहां पे अगर कोई बैठक बुलाई जाएगी तो वो इस त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। और उन्होंने यह भी साफ किया है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है केंद्र सरकार कोई खास आश्वासन नहीं देती है और राज्य सरकार 7 नए जिलों बनाने की जो घोषणा की है उससे वापस नहीं जाती है तो ब्लॉकेड नहीं हटाया जाएगा। तो एक तरह से कहें कि बहुत ही स्टेलमेट की स्थिति है, जनता संकट में है, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, स्थिति पैदा हो गई है लगाने के अलावा। बिल्कुल, ऐसे में अब क्या लगता है, क्योंकि गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं अब खुद एक्शन लेंगे अगर राज्य सरकार इस मसले को नहीं सुलझा पाती है, तो आगे की राह क्या दिख रही है? राह यही है कि दिल्ली में जो त्रिपक्षीय बातचीत की बात है जिसे नगा काउंसिल भी स्वीकार करती है, केंद्र सरकार भी कहती है और राज्य सरकार को भी इससे कोई परहेज नहीं है, तो दिल्ली में त्रिपक्षीय बातचीत जल्दी से जल्दी आयोजित किया जाए और उसमें नगा काउंसिल, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों बैठ के कोई एक बीच का फॉर्मूला अपनाएं। क्योंकि देखिए, कम से कम 30 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो इस ब्लॉकेट से प्रभावित हो जाएंगे अगर ये चुनाव होता है तो 30 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में हो सकता है बाद में कभी चुनाव कराना पड़े। और अगर यही स्थिति रही तो बाद में भी चुनाव बनने की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि मणिपुर में इस तरह के इतिहास रहे कि ब्लॉकेट महीनों तक चलते रहे हैं। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार के हाथ में है और राज्य सरकार दोनों मिलके दिल्ली में बैठक बुलाएं, दिल्ली में बैठक में तीनों मिलके और तत्काल तरीके से राय मशवरे से इस डेडलॉक को खत्म करें। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी बातचीत के लिए आपका।
और 1.5 दशकों तक अनशन पर बैठी इरोम शर्मिला विधानसभा चुनाव के रास्ते मणिपुर की तकदीर बदलना चाहती हैं। सशस्त्र सुरक्षा बल विशेषाधिकार कानून यानी कि आफ्स्पा को खत्म करना उनके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन लोगों के समर्थन के लिए भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी उनके एजेंडे में अहम है। पीपल्स रिसर्जेंट एंड जस्टिस अलायंस यानी प्रजा, ये नाम है इरोम शर्मिला की पार्टी का। मणिपुर में 40% मतदाताओं की उम्र 18 से 25 साल के बीच है और प्रजा पार्टी की नजर इन्हीं युवा मतदाताओं पर है। इरोम शर्मिला की पार्टी इस चुनाव में जातीय संघर्ष और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आफ्स्पा हटाने को लेकर है। As for me, I want to focus on AFSPA repeal, the draconian law in a democratic country. मणिपुर में इस बार प्रजा पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर जनता का भरोसा जीतना चाहती है। पार्टी को अपने प्रचार पर पूरा भरोसा है। We have a very organic campaign. We don't believe in grand shows or grand rallies just to give a very fake buzz about mobilization. We are going door-to-door campaigning. We're sharing our pamphlets with each and every voter that we meet. फिलहाल फंड के लिए पार्टी सोशल मीडिया और गली गली अपील कर रही है ताकि बड़ी पार्टियों से डटकर मुकाबला कर सके। मणिपुर में प्रजा पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रयोग को दोहराना चाहती है। इरोम शर्मिला के बारे में खास करके युवाओं में आकर्षण भी है, लेकिन विभिन्न समुदायों के बीच हिंसक झड़पों और पैसे के बाहुल्य के बीच यह पार्टी कितनी सफल हो पाएगी, यह आगे आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। और इन खबरों के साथ लोकतंत्र 2017 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।